नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित आनंद कर्ण है और आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 1 रियल नंबर्स का फुल इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ ही में उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये पूरा लेसन रियल नंबर्स करीब 3 से 4 वीडियोस की प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी, तो आप लोग जरूर इस वीडियो प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, रियल नंबर्स के दो ब्रांच होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो होते हैं, ये दोनों ही रियल नंबर्स के ब्रांच हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका p बाई क्यू फॉर्म एक्सप्रेस किया जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 रहे, और ये कंडीशन इसमें इनमें फेल हो जाती है, इसलिए ये इनके उल्टे हो जाते हैं, अपोजिट। ठीक है, तो p बाई क्यू फॉर्म क्या होती है हम वो देखते हैं। मान लीजिए ये मैंने मान लिया एक एग्जांपल 18। अब मुझे पता करना है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल। मैं क्या करूंगा, इसे पहले p बाई क्यू फॉर्म में लेकर आऊंगा। p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लाऊंगा, p मतलब कि न्यूमरेटर, q मतलब डिनोमिनेटर। तो मैंने न्यूमरेटर लिख लिया डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब देखिए, मैंने 18 से 18 को नंबर को कुछ चेंज नहीं किया है, क्योंकि अब इसे डिवाइड करेंगे ये आंसर अभी भी 18 ही आएगा। अब इसका पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है कि ये पी वाई की फॉर्म में आ रहा है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए और नीचे वाला टर्म 1 है, मतलब ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई है। तो ये 18 हो गया रेशनल नंबर। और ये कंडीशन जो लोग फॉलो नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर मानते हैं, और ये दोनों ही टाइप के नंबर रियल नंबर्स हैं। तो अब हम समझ गए रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम दिया गया है, जिसे कहते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स थियरम। यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है? यूक्लिड्स लेमा कहता है, यूक्लिड्स लेमा एक तरह का डिवीजन का ही फॉर्म है, जिसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। और इसमें इस एक्सप्रेशन में हमेशा r की वैल्यू b से छोटी रहेगी और 0 से बड़ी या 0 के इक्वल रहेगी। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे किया जाता है, मतलब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखिए। अब मैं इसे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल देके यूज करता हूँ। जैसे हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। जो मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स लेमा वही होता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम, भी उसका दूसरा नाम है। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, हमें फाइंड करना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4052 एंड 12576। इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के कई तरीके हैं, लेकिन हमें यहाँ बताया गया कि हमें इसे यूक्लिड्स लेमा से ही फाइंड करना है। यूक्लिड्स लेमा का पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ। यूक्लिड्स लेमा का कंडीशन मैंने आपको बताया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू हमेशा b से छोटी और 0 से बड़ी या 0 मैक्सिमम हो सकती है। ये यूक्लिड्स लेमा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें पता करना है कि a और b की वैल्यू क्या है। तो मैं बताता हूँ, इसमें a की वैल्यू है ये नंबर, जो बड़ा नंबर होगा इन दोनों में वो a होगा। तो यहाँ पे 12576 बड़ा है क्लियरली, और b होगा छोटा नंबर 4052। अब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं। देखिए 12576 को डिवाइड कर दिया 4052 से, इसे 2 से काट देते हैं। 2 6 12, 2 2 4,
2 8 जा 16, 2 8 जा 16, इसे भी 2 से काट दिया तो 20 26। ठीक है, अब इसे फिर से 2 से काट देते हैं। 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 0 जा 2 1 जा 3 जा। अब ये हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ये इसके कितने क्लोज है। 1 0 1 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। ये देखिए ये इसके काफी क्लोज आंसर आ चुके हैं, क्योंकि अब मैं 4 से करूंगा तो ये इससे इंक्रीज हो जाएगा। तो अब एक मिनट में आपको बोर्ड साफ करके अच्छे से क्लियर से बताता हूँ। रुकिए, ये दोनों नंबर का हमें जरूरत पड़ेगा, इसे मैं बॉक्स बना के अलग कर देता हूँ। हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू मेरे पास है, ये है 1 2 5 7 6 इक्वल टू b क्या मैंने माना था 4052, 4052 4052 में मैं 3 मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ क्या आंसर आता है। 4052 इंटू 3, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। ये देखिए 12576, 12156, ये इससे क्लियरली छोटा है। ठीक है, ये देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है। ये a हो गया, ये b हो गया। अब q यानी कि वो नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमें a नंबर दे दे या इससे छोटा दे, तो हमें ये a से छोटा दे रहे, तो q हो गया 3। ठीक है, तो ये आया 12156। अब इसमें r वो नंबर है जो कि ये नंबर में ऐड होके इतना बना देगा, तो इसे हम माइनस कर लेते हैं। तो 12576 में से हम ये माइनस करते हैं, 12156 माइनस कर देते हैं। ये 6 से 6 0 हो गया, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 1 4 हो गया। तो ये आंसर है। अब एक मिनट, इस एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रफ वर्क हटा देता हूं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैसे फॉलो हुआ है। ये देखिए मैंने बताया था बड़ा नंबर a होगा, तो बड़ा नंबर a है। छोटा नंबर b होगा, छोटा नंबर b है। ये देखिए आप मिलाते जाइए, a इक्वल टू b q यानी कि वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, q मल्टीप्लीकेशन वाला हो गया, और r वो रिमाइंडर यानी कि जिसे ऐड करके हम इतना नंबर बना सकते हैं। तो इसमें इस हिसाब से हमारा हो गया, a हो गया 12576, b हो गया 4052, Q हो गया 3 और R हो गया 420। और मैंने आपको बताया था R हमेशा B से छोटा होगा, तो 420 4052 से क्लियरली छोटा है। 420 4052 से छोटा है, सीधी बात है। और ये मैंने ये भी बताया था कि ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे R 420 हो गया, लेकिन अब ठीक है जो भी है। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, HCF निकालने का। HCF निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं ये यूक्लिड्स लेमा से बता रहा हूँ। अब ये हो गया। अब इसमें क्या किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो है यहाँ का जो पिछला स्टेप का b है वो अगले स्टेप का a बनेगा, मतलब ये a बन जाएगा 4052 और b बन जाएगा 420। अब हमें इस पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। जैसे हमने बताया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वैसे यहाँ पे a हो गया ये 4052 इक्वल टू b 420 इंटू यहाँ पे कुछ करेंगे प्लस यहाँ पे r होगा। तो इसमें अभी यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम चेक करते हैं। 4052 को डिवाइड कर लेते हैं 420 से, पता चल जाएगा क्या मल्टीप्लाई करने हैं। 2 से मैं काट रहा हूं तो 220 जा 226 जा 210 जा, मतलब 210। इसे फिर से 2 से कट कर दिया तो 1013 और ये हो गया 105। अभी इस नंबर को हमें बचा के रखना है, 1013 और 105। ठीक है, मैं रफा थोड़ा साइड कर देता हूँ। 1013 105। अब इसमें 105 में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें 1013 या उससे छोटा नंबर कब मिलता है। मान लीजिए मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो हम इसे 7 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 105 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, ये भी अभी छोटा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं 9 से कर देता हूँ,
105 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 4 जा 9 1 जा 9। अब ये देखिए 945 हो गया। ये इससे कितना छोटा हो गया? ये इससे 55 और 13, 55 और 13, ये इससे 68 छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे काम चल जाएगा। तो हमें ये याद रखना है 105 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटू 9 कर दीजिए। 420 इंटू 9 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 9 जीरो जा 9 टू जा 18, 9 4 जा 36 और एक 37। अब 4052 में 3780 कितना छोटा पड़ रहा है वो चेक कर लेते हैं माइनस करके। रुक जाइए, मैं रफ वर्क साइड कर देता हूँ। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं, मुझे ये पता लगाना 4052 में ये नंबर कितना छोटा पड़ रहा है, उतना माइनस करके चेक कर लेते हैं। अभी अपने आप पता चल जाएगा। 4052 माइनस 3780 माइनस कर दिया, 2 माइनस 0 2, ये हो गया 15, 8 में 15 में से 8 क्या बचा 7, ये 10 की जगह 9 हो गया, 9 माइनस 7 हो गया 2, तो ये हो गया 272। ठीक है, तो अभी हमारा नंबर इससे 272 छोटा है। तो देखिए वापिस से ये यूक्लिड्स लेमा को फॉलो कर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हो गया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमें फिर से इसको a बनाना है और इसको b बनाना है। ये प्रोसेस तब तक फॉलो होगा जब तक r जीरो नहीं हो जाए। जब जीरो हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस में करते हैं हम। थर्ड प्रोसेस में a होगा 420 और b होगा 272, 272। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा यहां कर लेते हैं। 420 इक्वल टू बी 272, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं। 2 से शायद हो जाएगा काम। 272 2 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एक 5, 544। तो 2 से तो काम नहीं चलेगा, 2 तो इससे बड़ा हो गया। तो अब हम 1 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 से, तो ये हो गया 272। अब हमें ये चेक करना है 272 420 से कितना ज्यादा छोटा है। तो चेक कर लेते हैं माइनस करके। 420 में से 272 माइनस कर लीजिए। 10 माइनस 2 8 हो गया, ये 12 के जगह 11 हो जाएगा, 4, ये 3 माइनस 2 1, 148 छोटा है। तो इसमें 148 हमें जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए फिर से थर्ड लेमा वापस फॉलो कर रहे हैं। देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसी प्रोसेस को फिर से फॉलो करना पड़ेगा हमें। हमें इसे तब तक फॉलो करना है जब तक ये जीरो नहीं हो जाए। देखिए अब ये कैसे नंबर छोटा होते जा रहा है। यहाँ पे पहले 420 था, फिर यहाँ पे है 272, 272, अब ये हो गया 148। जब ये जीरो हो जाएगा तब हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है लेकिन स्कूल्स में ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को वापस से रिपीट करते हैं। अब इसमें ये a हो जाएगा और वो b हो जाएगा। तो a हो गया 272, b हो गया 148। वापिस से हमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में लेना है। तो हम 272 इक्वल टू 148 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर आंसर 1 हो जाएगा अपने आप। 148 के 2 जा 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 1 जा 2। देखिए 296 272 से बड़ा हो गया, मतलब ये हम नहीं ले सकते, ये काटो। अब इसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 1 से ये चेक करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 148 बना है ये 272 से कितना छोटा है। तो वापस माइनस करके चेक कर लेते हैं। 272 माइनस 148, 12 माइनस 8 हो गया 4, ये हो गया 6, 6 माइनस 4 हो गया 2, और ये 2 माइनस 1 1, मतलब ये इससे 124 छोटा है। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए डिफरेंस हर बार कम होते जा रहा है, लेकिन ये जीरो पे आएगा तभी हम इसे रोक सकते हैं। तो अब हम पहला स्टेप में मिटा देता हूं। इस एक्सप्रेशन को हम अलग से बॉक्स बना लेते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। अब इस प्रोसेस को हम वापस रिपीट करेंगे। तो अब यहाँ पे a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस कंटिन्यू कम हो रहा था। a हो गया हमारा 148, b हो गया हमारा 124।
अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वापिस से बनाइए इसको 148 इक्वल टू 124। अब आप समझ सकते हैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बड़ा ही हो जाएगा, तो मैं 1 ही मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 1 प्लस, अब मुझे देखना है r मतलब कितना ये कम पड़ रहा है, तो माइनस करके देख लीजिए 148 माइनस 124, 24 कम पड़ रहा है तो 24 ऐड कर दीजिए। ये अगला एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन कंटिन्यू रिपीट होता जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन फिर रिपीट होगा, इस बार क्या, ये देखिए 124 से सीधा 24 आ गया, बस ये जब 0 हो जाएगा तब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला ए हो जाएगा 124 और बी हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब हम 124 इक्वल टू 24 इंटू 24 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इस नंबर के आसपास बन जाएगा, तो हम चेक कर रहे थे 24 को 4 से ले लेते हैं, 4 4 जा 16 96, तो ये छोटा ही है, इसमें एक और 24 ऐड करके चेक कर लेते हैं अगला कौन सा आएगा। ये देखिए 120 हो गया, मतलब 24 5 जा 120 है, ठीक है, तो 120 इसमें 4 कम पड़ गया, तो ये अगला एक्सप्रेशन हो गया। अब ये देखिए 24 से ये गैप 4 पे आ चुका है, ये जब 0 पे आएगा तब आपका आंसर आ चुका है। अब हम लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं, अब इसमें ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, ए हो गया 24, बी हो गया 4। अब 24 इक्वल टू 4 इंटू, अब 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 के आसपास ये 24 बन जाएगा, तो सबको पता है 4 6 24 प्लस 0, कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो अब ये आंसर रिमाइंडर 0 हो चुका है, तो अब एचसीएफ हमें पूछा जा रहा है, एचसीएफ इस नंबर का और इस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ होगा 4। मैंने कैसे एचसीएफ लाया, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब जो यहाँ पे नंबर होगा जो कि b होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब ये 0 हो जाएगा तो जो b होगा यानी कि जो 4 है यही इसका एचसीएफ होगा। तो ये काफी लंबा मेथड था लेकिन स्कूल एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये इवन इंटीजर का बताया, और हर ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, जहां पे q कोई इंटीजर है, हमें ये प्रूफ कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाए इस क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कैसे किया जाएगा, पहले हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलती है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू कभी भी b से छोटी 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं a इक्वल टू 2q, जब a इक्वल टू 2q मानेंगे तो r की वैल्यू आप बताइए कहां हो सकती है, r की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, b ये है, मतलब r की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, बस 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 तो ये है, 2 से छोटी होनी चाहिए, यही बता रहा है कि b की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, तो r की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, तो ये तो कंडीशन ठीक है, बिल्कुल सही। और r की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, तो पहले हम 0 यूज कर लेते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस 0। अब देखिए a इक्वल टू 2q, अब ये इवन इंटीजर है, अब आप पूछेंगे कैसे इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर ये ऐसे है, इवन इंटीजर ये ऐसे है कि इसमें 2 मल्टीप्लाई है, मान लीजिए मैंने 33 नंबर लिया, कुछ भी 33 ये ऑड इंटीजर है, इसका मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया 66, अब ये इवन हो गया। मान लीजिए मैंने 50 लिया, इवन इंटीजर है ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 100। तो ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद एक ऑड इंटीजर भी इवन बन गया, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद एक इवन इंटीजर तो इवन ही बन गया, मतलब ये बताता है कि ये अगर q ऑड भी होगा लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये इवन बन गया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, इवन इंटीजर 2q होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का हम प्रूव करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ऑड इंटीजर होना चाहिए 2q+1। मैंने केस 1 से r इक्वल टू 0 यूज कर लिया। अब केस 2 में r इक्वल टू 1 यूज करता हूं तो a की वैल्यू क्या होगी 2q+1। बिल्कुल सही। अब ये ऑड इंटीजर है, ये कैसे ऑड इंटीजर है ये देखिए, ये देखते हैं। मान लीजिए q कोई ऑड इंटीजर था, q अगर ऑड इंटीजर था तो 2q तो इवन हो गया। जो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि 31 एक ऑड इंटीजर है, 31 एक ऑड इंटीजर है, लेकिन इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो गया 62, 62। अब 62 तो इवन हो गया, मतलब कि इस इंटीजर से कोई मतलब ही नहीं, ये 2 से मल्टीप्लाई होते ही इवन ही होगा। तो ये अगर ऑड भी है तो ये इवन हो गया टोटल टर्म, या फिर ये इवन है तो ये तो इवन ही रह गया। जैसे कि मान लीजिए 48 को 2 से कीजिए 96 हो गया 96। अब 96 जो हो गया ये इवन था तभी भी ये इवन हो गया, ये ऑड है फिर भी ये इवन हो गया। मतलब बताता है कि 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो ऑड या इवन बनेगा तो आंसर इवन ही। तो ये कुछ भी हो ये टोटल टर्म तो इवन है, ये इवन। मान लीजिए इसका एग्जांपल मान लीजिए कि 46 है, 46 में मैंने 1 ऐड किया, ये हो गया 47, ये हो गया ऑड। मतलब कि इवन में मैंने एक जोड़ा तो ऑड हो गया। जैसे इवन का कोई एग्जांपल ले लेता हूं 2 में मैं 1 जोड़ दूंगा, ये हो गया 3 हो गया ऑड। मान लीजिए 4 इवन है, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया, ये हो गया 5, ये हो गया ऑड। मतलब 4 पहले इवन था, 1 से ऐड होते ही ये ऑड बन गया। तो ये इवन था, ये 1 से ऐड होते हैं ऑड बन गया। तो ये बिल्कुल सही है, ऑड इंटीजर है 2q+1। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एनसीईआरटी के। यहां कहा गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर की बात की गई है यहाँ पे, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, ठीक है, और 4q+3। तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये शो करना है, सो दैट कि जो भी ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो ये वापिस से पिछले जैसे पिछले सवाल की तरह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है। पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख लेते हैं, a इक्वल टू bq+r। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि r हमेशा b से बड़ा ही होगा। तो इसमें बताइए r की वैल्यू क्या होगी। मैंने मान लिया एक एक्सप्रेशन है a इक्वल टू 4q। अब इसमें r की वैल्यू देखिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 से तो इसे छोटा रहना पड़ेगा। ये आप समझ रहे होंगे कि r की वैल्यू 0 से 3 हो सकती है, लेकिन r की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम याद रखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम दो केस बना लेते हैं, हमें दो प्रूफ करना है तो दो केस बना लेते हैं। एक केस 1 एक और एक वहां पे बना लेंगे केस 2। ठीक है, तो हम केस 1 में क्या लेते हैं, r की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 है। यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है, हमें 1 देना पड़ेगा आंसर में, r इक्वल टू 1। अब a इस फॉर्म में एक आंसर को लिखिए, तो a इक्वल टू 4q+1। अब देखते हैं ये ऑड है कि नहीं। यहाँ बताया गया कि ये ऑड है, लेकिन चलिए देखते हैं ये ऑड है कि नहीं। पहले ये देखते हैं कि q के साथ क्या क्या है। मान लीजिए q के जगह कोई नंबर है 2, तो ये क्या बता रहा है 4 इंटू 2+1, 4 2 8 +1 9, 9 हो गया ऑड। जब मतलब q इवन था तो आंसर आया ऑड। ठीक है, अब मान लीजिए q को मैं ऑड ले लेता हूं, 4 इंटू 3+1, 4 3 12 +1 आ गया 13। मतलब देखिए q इवन है तभी भी आंसर ऑड आ रहा है, फाइनल आंसर। q ऑड है फिर भी आंसर आ रहा है ऑड। ये बता रहा है कि ये पूरा टर्म ऑड है, जो कि बता रहा है ऑड इंटीजर 4q+1। तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में यहाँ पे 3 है, मतलब r की वैल्यू हमें 0 1 2 3 कुछ भी चाहिए थी, यहाँ पे 3 बताई गई, मतलब r की वैल्यू हमें 3 लेनी है। r की वैल्यू 3 ले लीजिए। 3 लेने के बाद
अभी वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, a इक्वल टू 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। अब मान लीजिए मैंने बताया था कि q ऑड हो या q इवन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, q ऑड रहेगा, नहीं सॉरी q इवन रहेगा तभी भी आंसर ऑड ही आएगा, q ऑड रहेगा फिर भी आंसर ऑड आएगा। मतलब कि q से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि q ऑड है या इवन है, मतलब ये टर्म टोटल में इवन है, ये इवन है। अब इवन में मैं 3 ऐड कर रहा हूं, मान लीजिए इवन 2 नंबर है, 2 में मैं 3 ऐड किया, आंसर आया 5, ये हो गया ऑड। मान लीजिए 12 है इवन, 12 में 3 ऑड किया, ऐड किया, आंसर आया 12 3 15, 15, 15 हो गया ऑड। मतलब ये नंबर इवन था, ये पूरा टर्म इवन है, फिर भी 3 ऐड करने के बाद ये आंसर हो रहा है ऑड, ऑड ओडीडी। यही तो बताया गया है कि ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 हो सकता है, बिल्कुल सही, और 4q प्लस 3 हो सकता है, बिल्कुल सही। तो ये एनसीईआरटी एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ स्वीट सेलर हैज 422 काजू बर्फी, 422 काजू बर्फी इस दुकानदार के पास है, एंड 130 बादाम बर्फी, ठीक है, 130 बादाम बर्फी। अब कहा गया है, she wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stack for this purpose? हमें ये पूछा गया है कि हमें कितना मैक्सिमम स्टैक लगेगा इसे लगाने में। तो अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूं, क्योंकि जब आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे क्या पूछा गया है। इसकी एक ट्रिक है जो मैं अभी अपने समय में यूज किया करता था, जब भी मैक्सिमम पूछा जाए तो आप हमेशा HCF निकालिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब भी आपसे मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम, तो आप हमेशा LCM निकालिए। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है तो हम HCF निकालेंगे, ठीक है, HCF निकालेंगे। हमें HCF मतलब इन शॉर्ट पूछ रहा है 420 और 130 का। अब HCF निकालने के कई तरीके हैं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई तो नहीं किया गया था, लेकिन ये लेसन क्योंकि रियल नंबर्स है और अभी अभी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ के आए हैं तो हम उससे निकालते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पहले लिख लेते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू कभी भी b से छोटी ही रहेगी, 0 हो सकती है या 0 से बड़ी ही रहेगी। ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब मैंने बताया था a वो नंबर होगा जो बड़ा होगा, तो आप देख सकते हैं 420 और 130, कोई भी बता देगा a होगा 420 और b होगा 130। 420 इक्वल टू 130। अब 130 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 420 के आसपास या 420 हो जाएगा। तो आपको पता होगा 13 4 जा होता है 52, ये इससे बड़ा हो गया, और 13 3 जा होता है 39। ये टेबल सबको आता है, 13 3 जा 39, मतलब ये इसे 0 लगा लीजिए तो ये 390 हो गया। 390, 390 से कितना छोटा है माइनस करके देख लीजिए, 420 में से 390 घटाइए, आ जाएगा आंसर 30। 30 तो इसमें ऐड कर दीजिए, ये होगा हमारा पहला एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक ये टर्म 0 नहीं हो जाए। मैं थोड़ा रफ वर्क खाली कर देता हूं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये a हो जाएगा वो b हो जाएगा। ठीक है, तो a हो गया 130, b हो गया 30। अब इसे फिर से यूक्लिड्स डिवीजन में लगाइए, तो 130 इक्वल टू 30 इंटू 30 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 130 पहुंच जाए या 130 के नीचे रह जाए। तो सबको पता है 3 4 जा 12, इसमें एक 0 लगा दीजिए तो हो गया 120। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और 120 130 से 10 नंबर छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। हमें ये देखिए ये 30 से डिफरेंस 10 पे आ गया, इसे हमें 0 पे लाना है। ठीक है, तो अब अगले प्रोसेस में क्या होगा, a हो जाएगा 30, b हो जाएगा 10। मैं थोड़ा रफ वर्क खाली कर देता हूं।
अब 30 इक्वल टू 10 इंटू 10 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, तो 1 1 3 जा 3, 10 3 जा 30 प्लस 0, ये आ गया रिमाइंडर 0। ये देखिए 30 से 10 से 0 रिमाइंडर आया और एचसीएफ आया। एचसीएफ मैंने बताया था जब आंसर रिमाइंडर 0 आ जाए तो एचसीएफ हमेशा बी होता है, तो एचसीएफ आ गया 10। तो हमें जो पूछा गया था कि कितने स्टैक्स लगेंगे, तो लिखेंगे 10 स्टैक्स। ठीक है दोस्तों, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं।